तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप लोगों का चैप्टर हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, तो लाइट चैप्टर पर हम आ गए हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और सभी कुछ आप लोगों को इसी चैनल पर कंप्लीट कोर्स कराएंगे। नंबर 10 है ये NCERT का, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। एग्ज़ाम में कई बार इसके कई तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो इसके स्टेप बाय स्टेप को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर में दो टॉपिक हैं, एक तो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊँगा बस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइट। तो लाइट के लिए हम लोग एक छोटे से फिनोमिना पे जाते हैं कि जब आप दिन में होते हो तो आप देखते हो कि सभी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट यू कैन सी इन द लाइट। इन द डार्कनेस यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए अंधेरा हो जाता है तो तब हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन विजिबल टू एन ऑब्जेक्ट। लाइट एक ऐसी तरीके की एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकती है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को वो दिखा सकती है आपको। तो दोबारा समझ लीजिए कि लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन विजिबल टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर दे, जो भी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर दे तो वो लाइट होगी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट एक तरीके की ऐसी एनर्जी होती है जो हम लोगों को ऐसा सेंस करती है कि जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के देखने का फिनोमिना क्या होता है, व्हाट इज़ द फिनोमिना टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते हैं कि जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है, व्हेन लाइट रे विल इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट देन दे विल बी रिफ्लेक्ट। तो तब वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तब वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। तो वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज़ पर इंसिडेंट होती है, तो वो हमारी फिर आइज़ पर इंसिडेंट होती हैं। फिर आइज़ पर इंसिडेंट होने के बाद हमारे रेटिना पर जो सामने ऑब्जेक्ट होता है उस पर रेटिना पर उसका इमेज बनता है। इमेज फिर हमारा उस इमेज को हमारा जो न्यूरो सिस्टम होता है वो आगे आएगा, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर है तो मैं उसमें आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो वो फिर हमारा न्यूरो सिस्टम होता है जिसमें हमारी एक ऑप्टिकल नर्व होती है, मतलब उसको ऑप्टिकल नर्व बोला जाता है। ऑप्टिकल नर्व क्या काम करती है, मैसेज को कन्वे करती है हमारे ब्रेन को, तो फिर वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये इसका फिनोमिना होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का फिनोमिना क्या है कि पहले तो लाइट रे इंसिडेंट होगी। लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए कुछ रखा है, ऐसा समझ लीजिए। तो कोई लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद इस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगी। फिर यहाँ पर कोई मैन है वो देख रहा है किसी इस ऑब्जेक्ट को, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके आइज़ पर इंसिडेंट होगी दोबारा, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस पहुंचेगी तो उसकी आई पर वो पहुंचेगी। फिर आई के रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक। तो फिर वो ऑप्टिकल नर्व हमारी जो मैसेज करेगी कि हाँ भाई ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसको वो इमेज को वो मैसेज कर देगी। तो मैसेज फिर क्या होगा, हमारी ब्रेन तक पहुंचेगा, फिर हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था। तो स्टूडेंट, हम इसके टॉपिक पर बातें कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम हैं इसमें। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन विजिबल टू एन ऑब्जेक्ट। लाइट वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर दे, मतलब दिखा दे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस इन द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने का सेंस को प्रोड्यूस करती है। सेंसेशन ऑफ साइट मतलब देखने की एबिलिटी हमें वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है हमको। तो दिस इज कॉल्ड लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज इन सेम मीडियम
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब कोई लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है भाई, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लूँ, या ऑब्जेक्ट क्या, मैं एक सरफेस मान लूँ कि ये एक सरफेस है, कि मैं इसको एक सरफेस मान लूँ। फिर तो जैसे कि कोई लाइट रे किसी एनर्जी सोर्स से इंसिडेंट हुई इस सरफेस पर, कोई लाइट रे किसी एनर्जी सोर्स से इस पर सरफेस पर इंसिडेंट हुई तो आने वाली जो रे होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे। तो मतलब आने वाली रे, इंसिडेंट रे मतलब इनकमिंग रे, आने वाली रे। फिर वही लाइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो जाती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ती है। तो ये लाइट रे ऐसे आ गई और ऐसे ही वापस चली गई, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ी है तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। इंसिडेंट रे आने वाली रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जेक्ट पर इमिट होने के बाद वापस लौटने वाली रे होती है। तो मतलब ये लाइट रे यहाँ पर इमिट हुई और फिर वापस पहुँच गई। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो जो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर आपका बोला जाएगा स्टूडेंट नॉर्मल, जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ने जो कर्व बनाया है, जो एंगल बनाया है, उस एंगल को ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसको हम बोलेंगे एंगल आई, इसको बोलेंगे हम एंगल आर। तो नॉर्मल से इधर की तरफ इंसिडेंट रे वाले जो पार्ट होता है उस पर एंगल बनता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड वाली पार्ट पर बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरीके से एंगल आर हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टॉपिक क्या है? लाइट में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले मैं आपको टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं। रिफ्लेक्शन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड हमारे पास होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो एक होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो पहले मैं रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको समझा दूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन कि जैसा कि आपने यहाँ पर देखा बच्चों कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया नॉर्मल पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होते हैं जो एंगल जो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन
always follow the law of reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है स्टूडेंट जो कि आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है जो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट हो गया आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal lies on the same plane. तो ये आपका होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन. नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will be always equal. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या ये मैं ऐसे लिख दूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मतलब एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. तो ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं छोटे से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन. नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पर एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R. एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R. तो फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है. तो मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसे मैं प्लेन मिरर कह दूंगा कि दिस इज अ प्लेन मिरर, कि ये एक प्लेन मिरर है. तो इस प्लेन मिरर पर, क्योंकि ये तो प्लेन है ना बिल्कुल, तो इस पर मान लीजिए कोई लाइट रेज इस तरीके से इस पर इंसिडेंट होती हैं, इस तरीके से इंसिडेंट होती हैं कि इस पॉइंट पर इतनी भी लाइट रे इंसिडेंट, मतलब इस सरफेस पर कितनी भी लाइट रे इंसिडेंट अगर होती हैं तो वो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर डालकर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर डाल के देखूँ ऐसा कुछ, तो ये जो भी ये परपेंडिकुलर होगा तो बच्चों ये नॉर्मल होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके आपको. तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. तो हर बार एंगल I की वैल्यू एंगल R के इक्वल होगी हर पॉइंट पर. तो हर पॉइंट पर एंगल I आपका एंगल R के इक्वल अगर होता है
तो फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन always follow the law of reflection। तो जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। हर पॉइंट पर उसमें आई की वैल्यू आर के एक वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये आई हो जाएगा, आपको पता ही होगा, नो प्रॉब्लम, और ये इधर की साइड आर हो जाएगा। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब आएगा आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नंबर 2। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर आपका जो सरफेस होता है वो सरफेस आपका कुछ इस तरीके का, ये खुरदरा सरफेस होता है, ये प्लेन सरफेस नहीं होता। तो ये एक दिस इज नॉट अ रफ सरफेस है ये। तो ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस। दिस इज नॉट ए स्मूथ सरफेस। तो जब इस रफ सरफेस पर लाइट रेज तो पैरेलल ही इंसिडेंट होंगी, सभी लाइट रेज पर कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती हैं। तो जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उनके एंगल चेंज होकर आगे बढ़ती हैं, वो कुछ इस तरीके से बढ़ती हैं। तो यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर डालकर देखेंगे तो हर पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंट तो इक्वल होगा, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका इक्वल नहीं होगा। तो ये तो आई इक्वल होगा, आई पर जो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वेरिएशन है बेटा। तो एंगल आर, यहाँ पर जो भी रिफ्लेक्शन के एंगल बने हैं, तो एंगल आई डज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर। तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल यहाँ पर नहीं है। तो जब एंगल आई डज नॉट टू द एंगल आर, जब एंगल आई डज नॉट टू द डू नॉट इक्वल टू द एंगल आर, जब एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है, तो वहाँ पर हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं वहाँ पर? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में होता है आपका स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर से पहले भी कुछ टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा सा टॉपिक है इसमें बीच में, तो वो मैं ले लूँगा। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट से चमकते हैं, मतलब जो लाइट रे प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की ऑन लाइट मतलब नहीं होती, मतलब जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जिनके पास खुद की लाइट होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट आप ल्यूमिनस के एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट एट्सेट्रा, क्योंकि दे इमिटेड ऑन लाइट, तो वो खुद की लाइट को इमिट करते हैं, मतलब खुद की लाइट को वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते या वो ऑब्जेक्ट जो दूसरे की लाइट से दिखते हैं, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं।
तो यहाँ पर मून आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। स्फेरिकल मिरर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा ये, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। स्फेरिकल मिरर, तो पहले मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर समझाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर आपका कैसे बना। तो आप एक होलो स्फीयर का इमेजिन करिए कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक खोखला कांच का गोला है, कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक खोखला कांच का गोला है, क्योंकि थोड़ा साफ सा बनाता हूँ, साफ बना भी नहीं है। कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक खोखला गोला है, इस टाइप का कुछ, अब कुछ ठीक सा लग रहा है ये हमारा स्फीयर। तो मैं इसको कुछ एक बॉल की शेप दे रहा हूँ, कि जैसे कि मान लीजिए ये एक गेंद है कुछ ऐसी। तो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा बच्चों कि हर खोखले गोले की, जो कि होलो स्फीयर होता है, उसका एक सेंटर होता है। तो मान लीजिए इस गेंद का सेंटर कहीं अंदर होगा ना। तो जब इसका सेंटर होगा तो इसकी रेडियस और इसका डायामीटर भी होगा। तो यहाँ पर इसका गेंद का सेंटर हो गया और ये इसका डायामीटर हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट P बाहर की तरफ है, जो इस गेंद की सरफेस की बाहर है। तो अगर मैं इस कांच के खोखले गोले को कुछ इस तरफ से एक साइड से काट दूं, ऐसे करके कुछ ऐसे मैं कट कर दूं, तो ये जो ये वाला होगा, ये वाला पार्ट, इसको जब हम इधर की तरफ से पॉलिश भी कर देंगे तो ये आपका स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। और जब इधर की तरफ इसको पॉलिश कर देंगे तो ये आपका कॉनकेव हो जाएगा और ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक, तो जो बाहर की तरफ आपका पॉइंट था, इसको हम P कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम O कहते हैं। तो OP के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता, वो उस स्फीयर की रेडियस होती है जिस स्फीयर का वो मिरर जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, उस स्फीयर का वो पार्ट होता है। तो उस स्फीयर की जिसका वो पार्ट होता है, उसी की रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं साफ सा बना देता हूँ इधर की तरफ, दोबारा से देखो। तो देखो बच्चों कि ये आपके पास एक स्फीयर था जो खोखला गोला था, बिल्कुल खोखला खाली था अंदर से। तो खोखले गोले के बीचों बीच हमने एक लाइन बना दी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ये जो बाहर का इसका वाला पार्ट था, इसको हम P कहते हैं। इसकी इधर की तरफ भी P ही मान लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर इसका सेंटर O कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इस पोल से इस तरीके से इसे ऐसे करके ना, एक इसमें से एक हिस्सा इसका अलग कर देंगे ऐसे। इधर की तरफ से एक और हिस्सा इसका अलग कर लो, कर दिया। तो ये जो ये वाला पार्ट होगा इधर वाला, और ये जो ये वाला पार्ट होगा ना, तो इस वाले पार्ट को जब हम इधर की तरफ से ऐसे कुछ पॉलिश करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट आपका पॉलिश्ड पार्ट हो जाएगा, इधर वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट। और जब हम इधर वाली साइड को पॉलिश कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम ऐसा पार्ट। ठीक, तो जब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया था, ये बीच में सेंटर बना दिया था, तो जिधर की तरफ भी आपका पॉलिश्ड हिस्सा होता है, उस पॉलिश वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। जिधर की तरफ मिरर का पॉलिश्ड पार्ट नहीं होता, तो उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी और इधर की तरफ आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट, अब हम क्या काम करते हैं, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इतने पार्ट को उठाकर इधर रख रहा हूँ। तो ये आपका हुआ स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या हुआ भाई?
ये हुआ इधर वाला हिस्सा मैंने पॉलिश कर दिया था, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। तो ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या है कि जिस मिरर को हाथ में लेने के बाद ऐसा महसूस हो जाए कि ये कुछ अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये कुछ अंदर की तरफ गहरा है। तो जो अंदर की तरफ थोड़ा सा गहरा होता है वही आपका कॉनकेव मिरर होता है। तो ये आपका हुआ कॉनकेव मिरर। तो अब हम इसमें एक बिल्कुल इसके सेंटर पे, मतलब जो ये इसका सेंटर होगा उस पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना देंगे, ये पोल P होगा। तो जिसका ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से कट कर लिया था बच्चों, तो ये यहाँ पर आ गया ना, ये वाला पार्ट अब यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आपके पास P था, यहाँ पर आप पॉइंट O कर देंगे, पॉइंट O कर देंगे। O के बाद आगे जो चलेंगे हम पॉइंट O के डायामीटर तक, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसका डायामीटर ख़त्म हो जाएगा, डायामीटर, क्योंकि यही तो पार्ट था पूरा। ये इसको उठा करके मैंने आधा पार्ट काट लिया, इसका यहाँ पर रख दिया बस। तो O से लेके P तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो ट्वाइस होता है, जो इसका ट्वाइस होता है यहाँ पर, ये होता है आपका 2R, मतलब रेडियस का दुगना। जो डायामीटर जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो जब ये डायामीटर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलेंगे हम इस 2R से आगे वाले पार्ट को इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। तो जितनी भी डिस्टेंस आपकी राइट हैंड साइड पर आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जितनी भी डिस्टेंस आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स मिरर, तो इस वाले पार्ट को मैं अलग कर दूंगा अब, जो ये था, तो इसको थोड़ा मिटा लेंगे फिर दोबारा। तो ये वाला पार्ट जो कि बाहर की तरफ से ऐसा था, इसमें हमने अंदर की तरफ क्या किया था? पॉलिश कर दी थी। बाहर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये वाला आपका पॉलिश्ड सरफेस होगा। तो जब हम इसको बिल्कुल बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्स। तो अब इधर की तरफ तो इसमें पोल था नहीं, इधर की तरफ था ना, तो इधर की तरफ इसका पोल P हो गया, और इधर की तरफ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर O बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर O से ये डिस्टेंस होगी इसकी R, तो O से लेके P तक का डिस्टेंस R होगा, और यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट F हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही रूल फॉलो करेंगे, जो भी आपका ये वाली साइड जो पॉलिश्ड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव और राइट हैंड साइड आपकी हमेशा पॉजिटिव। तो मतलब जब आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव होती है। वो मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो तब आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं।